साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी पैड सीरीज का दूसरा टेस्ट देखेंगे। अगर आपके लाइक्स ऐसे बढ़ते गए तो इसकी सीरीज को हम और कंटिन्यू करेंगे, उस क्वेश्चंस की संख्या में बढ़ाते रहेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक मान्य काल क्या है। देखिए ऋग्वैदिक पूछा, पूर्व वैदिक पूछा जा रहा है। सर्वाधिक मान्य काल, जिसको सर्वाधिक मान्य काल है वो आपका है 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, ईसा मत समझिए, ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए जो वैदिक काल जो होता है, मैं अगर वैदिक काल की बात करूं, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक आपका होता है ऋग्वैदिक काल, क्या होता है हमारा ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और एक हमारा होता है उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल होता है इसका टाइम पीरियड तुम्हारा होता है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, और जब कहेगा उत्तर ऋग्वैदिक काल, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा 1000 से आपका 600 ईसा पूर्व। दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। ठीक है, उत्तर कहेगा तो क्या कहेंगे हम 1000 से 600 ईसा पूर्व, और जो ऋग्वैदिक काल कहेगा पूर्व वैदिक वैदिक काल तो क्या बोलेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। जो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कौन सा आपका सांची का बौद्ध स्तूप। ठीक है, और आपसे ये पूछा सांची कहाँ है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया है। तो इस स्तूप का निर्माण कराया था, किसने कराया था आपके अशोक ने। किसने कराया था, सम्राट अशोक ने ही इस स्तूप का निर्माण करवाया था। और पूछा जाए कब करवाया था तो क्या बोलेंगे आप 3री शताब्दी में। कब कराया था, 3री शताब्दी में उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, एक और बार याद रखिएगा कि इन स्तूपों में होता है, इन स्तूपों में होता है जो महात्मा बुद्ध हमारे, जिनको भगवान बुद्ध कहते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध हैं उनकी कुछ अवशेष, उनकी हड्डियां या कुछ अवशेष इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्तूप भारत में बहुत सी जगहों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था, 3री शताब्दी में कराया था, और उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। ये लगभग आपको पता ही होगा। जो गोरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो बोला था महाराज शिवाजी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही गोरिल्ला, अपनी मूवीज में भी देखा होगा, गोरिल्ला जो युद्ध नीति है इसको बिल्कुल ही चरम पर ले आने का काम महाराज शिवाजी ने किया था, जिसको हम छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इन्होंने बिल्कुल मुगलों को बिल्कुल नाक में दम कर रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शन हमारे हैं बलबन, अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर क्या है, इल्तुतमिश। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश क्यों फेमस है आपको पता होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो कह सकते हैं कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार को पूरा करने का जो काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। आपको पता होगा जो अल्बुकर्क था वो क्या था, पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक, आइए देख ले पहले ऑप्शंस को। ऑप्शन हमारे ए है राजा जमोरिन से, बी है बीजापुर के सुल्तान से, सी है शेरशाह सूरी से, और डी है आपका डचों से। आप देखिए ऑप्शन कैसे, भाई शेरशाह सूरी तो होंगे क्योंकि 16वीं शताब्दी में आए थे, और ये 1510 की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने छीना किससे था, उन्होंने छीना था आपके बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था, बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने छीन लिया था। ठीक है, और याद रखिएगा जो अल्बुकर्क था ये दूसरा, पहला नहीं, कौन सा था ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था हमारा, तो अल्बुकर्क था। और इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता क्वेश्चन कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अल्बुकर्क को। ठीक है, याद रखिएगा। इसने बहुत से चेंजेस लाया था। ठीक है, ये बात में आकर, और इन्होंने कैसे बिल्कुल नींव जमा दी थी पुर्तगालियों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, बहुत से लोग को पता होगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, तो ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, और ये पूर्व पश्चिम हो गया। ठीक है, सॉरी ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो पूर्व पश्चिम से लंबाई कितनी है, ऐसे देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमसे पूछ रही है, ये लंबाई कितनी है। ठीक है, या इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं, जो भी समझ आया। तो ये लंबाई हमारी कितनी है, ये लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर। कितना हमारा है, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। वही हमसे पूछता कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, ये वाली लंबाई कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो क्या बोलते हैं हम 32 से 14 किलोमीटर। कितना, 32 से 14 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, पूर्व से पश्चिम, तो क्या बोलेंगे आप 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो समय है, भारत का जो समय है वो जो आपका एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं कि मध्याह्न समय है, उससे 5.5 घंटे आगे रहता है। कितना घंटे आगे रहता है, 5.5 घंटे आगे रहता है। और भारत में जो समय का निर्धारण किया जाता है वो इलाहाबाद के निकट जो नैनी स्थान है वहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे तो आपके काफ़ी भी कह सकते हैं कि आपके तैयार होते हैं। ठीक है, ये देखिए ज्योग्राफिक सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन हमारे असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो जो तिब्बत से जैसे एंट्री करती है सांगपो नदी, जिसको बाद में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वो कहाँ प्रवेश करती है हमारी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ, ईटानगर की तरफ से प्रवेश करती है। ठीक है, ये दो चार और तथ्य याद रखिएगा। जो आपकी ब्रह्मपुत्र होती है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं भारत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हम रखते हैं
ऑप्शन में वैसे नहीं दिया, ठीक है। इसका नाम क्या रखते हैं, जमुना। क्या रखते हैं, जमुना। इसका नाम हम जमुना रखते हैं। और जब गंगा गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या रखते हैं, पद्मा। क्या नाम रखते हैं, पद्मा। और बांग्लादेश में जब दोनों नदियां मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा, जिनका नाम क्या हो गया हमारा, जमुना और गंगा, जब ये दोनों ही मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना। क्या बोलते हैं, मेघना। बहुत यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघना। इनकी संयुक्त धारा का नाम क्या देते हैं, मेघना बोलते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश में भी है जो सुंदरबन डेल्टा है, वो उसके निर्माण में भी यही दोनों नदियां काम आती है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन देखिएगा, तैयार हो गया आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। आपको ये तो पता ही होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत ने 1986 में कब स्टार्ट किया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ठीक है। क्यों पारित किया गया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक याद रखिएगा, जो आपका 1984 का जो भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, कौन सा, भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, जिसमें मिक, जिसको क्या क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस होती है, इसके रिसाव के चलते बहुत ही ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। इसके चलते बहुत ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाया कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए और भी नियम बनाएं। तो 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने क्या किया था, पारित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस राज्य को दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी, जैसे मान लीजिए अगर भारत का नक्शा देख लें, ऐसे समझाने के लिए देख रहा हूँ, तो यहाँ से जो निकलती केरला की तरफ से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, उसी से ही मैक्सिमम जो बारिश होती है वो यहीं से हमको प्राप्त होती है, ठीक है। जिसके दो शाखा, एक बंगाल की शाखा, सॉरी बंगाल खाड़ी वाली शाखा निकल जाती है कि अरब सागर की शाखा निकल, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ये बोला जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किसको नहीं मिलती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में ये जो वृष्टि क्षेत्र में चला आता है हमारा, कौन सा, तमिलनाडु को नहीं मिलती, बाकी सारे राज्यों को मिल जाती है इससे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये कल क्वेश्चन पूछता है कि मानसून से सबसे पहले किसको मिलती है बारिश, तो याद रखें केरला से। यहीं पे केरला हमारा सबसे नीचे किसको मिलती है, हमारे केरला को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक भारतीय क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध है। तो पता ही होगा कि जो खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो सबसे हमारा कह सकते हैं रिचेस्ट एरिया है, वो हमारा कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है, छोटा नागपुर पठार। इसमें हमारे कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, इसमें हमारा उड़ीसा आ जाएगा, फिर आपका कह सकते हैं झारखंड आ जाएगा, आपका झारखंड, मतलब छोटा नागपुर पठार में उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, बिहार के कुछ पार्ट आ जाएंगे, बिहार के कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट हमारे वेस्ट बंगाल को भी आ जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक कह सकते हैं रिचेस्ट पार्ट कौन सा, क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर पठार। ये जो क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी निम्न में से कहां पर सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ किया था। लगभग सबको पता ही होगा कि जो सबसे पहले सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था, ऑप्शन हमारे अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, दांडी। तो आपको याद होगा चंपारण में उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ठीक है। वो भी किसके खिलाफ, आपके नील सत्याग्रह, इसको नील सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो नील तिनकटिया प्रणाली थी नील के लिए, उसके विरोध में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कब स्टार्ट किया था, तो कुछ जान जाए तो 1917 में। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम नील क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नील विद्रोह या नील क्रांति बोल सकते हैं, नील की क्रांति हुई थी। अब पूछा जाता है, विशेष में क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा गांधी को इनवाइट किसने बुलाया था। तो एक सज्जन थे, एक किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था इनका, राजकुमार शुक्ल जी ने उनको इन्वाइट किया था कि आइए और यहाँ पे आप भाग लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा गांधी के बारे में और अगर जानना हो आपको, तो याद रखिए गांधी की जन्म तो आपको पता है पोरबंदर वगैरह में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था हमारा, 1869 में, ठीक है। पोरबंदर में इनके बचपन का नाम, माता के नाम पुतली बाई, और पिता के नाम को पता है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी। अब इसके बाद और अगर जानना है, इनकी सबसे बेस्ट मतलब फेमस बुक कौन सी है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, जिसको क्या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और जब ये 1917 वाला जब ये काम हुआ था, मतलब ये कह सकते हैं कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी के बाद से इनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। क्या कहने लगा, महात्मा गांधी कहा जाने लगा। महात्मा गांधी सबसे पहले किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको कहा था। और इसी के बाद से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा गया कि भैया कि जो गांधी जी हमारे वो राष्ट्रपिता है, इनको पदवी दे दी गई थी। इनका देहावसान कब हुआ था, वो 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस के नाम से, ठीक है। गांधी के बारे में मुझे लगता है काफी देख लिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो आपको पता होगा जो जय हिंद के नारे में ऑप्शन हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो सही ऑप्शन हमारे क्या है, सुभाष चंद्र बोस। जो जय हिंद का नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। एक और नारा पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी का ही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी को। कब हुआ था हमारा, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में। कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। इसके साथ एक और बात याद रखिए, इनका जो बर्थडे है हमारा 23 जनवरी, जो 23 जनवरी इनका बर्थडे है, इसको हम किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। किस रूप में मनाते हैं हम, पराक्रम दिवस के रूप में इनका बर्थडे मनाते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब आया। जो कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व था वो आपका ऑप्शन हमारे 1925, 1912, 1920, 1935। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है 1925 में। इसके संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय साहब। कौन थे? एम एन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे हमारे? एम एन रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन हमारे हैं मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि जब गांधी जी आए थे एक बार घूमने के लिए तो इन्होंने कहा था कि मतलब महात्मा जी, गांधी जी पहले आप केवल भारत को देखिए पहले, उसके बाद आप कोई भी एक्शन लीजिएगा। तो महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु किसको कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत सी जगह फेमस है, याद रखिए 1905 में ही, 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या होता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत बार पूछा क्वेश्चन ये, इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी संस्थापना किसने की थी? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और जो 1905 का है, 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल में जो सिविल सेवा के जनक किसे कहता है? ऑप्शन हमारे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सेवा में जो सर्वाधिक मतलब बोला जाता है कि भाई किसको सर्वाधिक सुधार किसने किए, तो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनकी जो कब्र है, ठीक है, इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है, गाजीपुर में था। ये क्वेश्चन पूछा पीछे से, याद रखिए कहाँ से कब्र है, इनकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन हमारा पहला है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन कह रहा है सरकार और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी ऑप्शन कह रहा है कि अमीर और गरीब का सहअस्तित्व, और डी कह रहा है कल कारखानों और कुटीर की स्थापना। तो आपको पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपकी पूंजीवादी मतलब निजी अर्थव्यवस्था और सरकारी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन हमारा है ए ना तो आयात और ना ही निर्यात, ऑप्शन बी है केवल आयात, ऑप्शन सी केवल निर्यात, डी आयात और निर्यात दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ना तो आयात और ना ही निर्यात। बंद का मतलब क्या होगा? बंद जिस वाले कोई बॉक्स बंद हो गया तो ना तो कोई चीज़ अंदर आएगी ना कोई चीज़ बाहर जाएगी, मीन्स ना तो आयात और ना ही निर्यात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। जो कृषि जोत होती बोला जाता है जिसकी ज़्यादा कृषि जोत उस पर कर लगाइए, बात माना नहीं गया बाद में। ठीक है, तो किसने इसकी संस्तुति की थी? ठीक है, ये ऑप्शन हमारी राज्य समिति है, राज्य समिति, ऑप्शन बी नायक समिति, ऑप्शन सी भूतलिंगम समिति, और ऑप्शन डी चेल्लम समिति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? राज्य समिति। राज्य समिति ने 1970 में ही 1970 में ये बोल दिया था कि भैया कृषि जोत के आधार पर भी आप कर लगाइए, बट सरकार ने इसको माना नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। ऑप्शन ए हमारा है चावल, बी गेहूं, डी गन्ना, सी गन्ना और डी मक्का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, क्योंकि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो किस पे पड़ा था? हमारा गेहूं पे पड़ा था। और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पूछिए तो क्या बोलेंगे आप? पंजाब। क्या बोलेंगे आप? पंजाब और हरियाणा, इन्हीं राज्यों ने सबसे अधिक उसका हरित क्रांति का लाभ लिया था। ठीक है, अब पूछा जाए हरित क्रांति के संस्थापक कौन है, जब पूरे वर्ल्ड में पूछे तो क्या बोलेंगे आप? नॉर्मन या बोरलॉग बोलेंगे, बोरलॉग। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग नाम है इसका, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि आप मैक्सिकन एक साइंटिस्ट थे, उनको बोला जाता है। जब पूछे भारत में इसके संस्थापक कौन है या इसको प्रवर्तक कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है वो आपका होता है कर्नाटक में। और पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है वर्ल्ड में, तो क्या बोलेंगे? ब्राजील में। पूरे विश्व में कहाँ होता है सबसे अधिक? ब्राजील में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, अब लग रहा है पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। पहला है भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल नहीं, राजतंत्र हमारे नहीं है। ऑप्शन बी भारत एक कुलीन तंत्र है, सी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन डी भारतीय संविधान अच्छादात्मक है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, क्योंकि हमारे जो भी सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, और हमारी संसदीय प्रणाली है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही, बाकी सारे क्या है? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, गार्जियन कौन होता है। ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। तो अभिभावक मतलब जो उसकी देख देख करे,
तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक होता है किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनको क्या कहते हैं? भारत का अभिभावक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि संविधान संबंधी जो भी व्याख्याएं होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है और कोई नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश या निर्देश कहाँ से मिलता है? ऑप्शन हमारे हैं नीति निषेध तत्वों से, ऑप्शन बी मूल अधिकारों से, ऑप्शन सी प्रस्तावना से, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन से। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नीति निषेध तत्वों से। ठीक है, नीति निषेध तत्वों में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। याद रखिएगा, नीति निषेध तत्वों को हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया है? आयरिश या आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड बोल सकते हैं, आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया है। और ये किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? तो क्या बोलेंगे आप? आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में हमारा राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात की। इसको इंग्लिश में डीपीएसपी भी बोलते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, वहां से बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो यूएसए है, यूएसए में सबसे पहले मूल अधिकारों को को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? मतलब भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित, भाग बोला जा रहा है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन हमारे पास है भाग 9, भाग 3, भाग 4 और भाग 14। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भाग 9। भाग 9 में ही हमारे यहाँ पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। और हमारे भारत में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और वो भी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 को याद रखिए। आर्टिकल 243 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सही से स्टार्ट हो गया। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़, जैसे मान लीजिए हमारा एक रेशमी कपड़ा है, इसमें हम कांच से रगड़ देते हैं, कांच के कोई शीशा रगड़ते हैं, तो छड़ जो कांच की छड़ होगी ये क्या होगी? ऑप्शन हमारा है ऋणावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, या ऑप्शन डी कह रहा है पहले धनावेशित और फिर ऋणावेशित होगी। तो याद रखिए कि जब भी हम रेशम की कांच कांच की छड़ को जब रगड़ेंगे हम रेशम के किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब रगड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उस कांच से चले जाएंगे उस रेशम के कपड़े पे। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब जो निकालेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, जब कैसे करके कि रेशम जो कि कांच से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगी, तो जो रेशम होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ऋणावेशित, और छड़ से निकल रहा है ना, तो छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित। ठीक है, तो छड़ क्या हो जाएगी हमारी? धनावेशित हो जाएगी। और पूछता है रेशम का कपड़ा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? ऋणावेशित, क्योंकि जो लेता है वो ऋणी हो जाता है तो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं मिलता? ये पीसीएस का क्वेश्चन है। मिट्टी का तेल, सीमेंट, कांच, रेत। इसका सही ऑप्शन हमारा है मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो भी टोटली कार्बनिक पदार्थ है। जहाँ पे भी कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मतलब अगर राइबोसोम ना प्रेजेंट हो, राइबोसोम है ये, तो कौन सा काम नहीं होगा? ऑप्शन हमारा है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, फिर आपका उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि जो राइबोसोम की प्रेजेंस होती है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का निर्माण करता है? ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे इजीली बर्न होता है। ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जब बर्न होता है तो अबाउट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। विटामिन में एनर्जी नहीं होती, प्रोटीन भी आपका 4.2 करता है, जल में भी कोई एनर्जी नहीं होती। जो वसा होता है तो वसा में आपका अबाउट 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लड कैंसर होता है, ऑप्शन हमारे पास है ल्यूकोडर्मा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ल्यूकोडर्मा, डर्मा का मतलब स्किन, जहाँ स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो वहाँ डर्मा आता है, ये होगा नहीं। ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड। सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, क्योंकि ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें इंसान की मृत्यु होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यद्यपि में किस प्रकार की संधि? यद्यपि, यदि धन अपि। तो यद्यपि में जो आपका संधि है, कौन संधि हमारी है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, चलिए हिंदी स्टार्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गमन का विलोम क्या है? ऑप्शन हमारे पास आगमन, निर्गम, गमनागमन, प्रत्यागमन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा गमन, जाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आगमन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है, ये भी पीसीएस के क्वेश्चन है। तो बिना पलक झपकाए के लिए जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा क्या कहते हैं? निर्निमेष। क्या हो जाएगा? निर्निमेष, मतलब बिना पलक झपकाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम
कि अंधेर नगरी का अर्थ है, कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या, तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या, भाई जहाँ पे अन्याय की कोई मतलब ही ना हो, राज्यविहीन हो बिल्कुल, ठीक है। तो राज्यविहीन, जहाँ पे किसी कोई मतलब ही ना, राज्यविहीन शासन हो, तो स्थान बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राज्यविहीन स्थान, जहाँ पे कोई राज्य से कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन हमारा है ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, सदुकड़ी। तो आपको पता होगा जो कबीरदास जी की भाषा है उसको क्या बोलते हैं, सदुकड़ी भाषा बोलते हैं, या इनको हम पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इनकी भाषाओं में आपके बहुत सारी भाषाओं का मेल था, इनको हम इसलिए इनको हम पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।